हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम अपने क्लास 10th मैथ का जो हमारा आखिरी चैप्टर बच गया है, यूनिट 14 प्रोबेबिलिटी, उसका एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। इस चैप्टर में हमारी एक ही एक्सरसाइज है, आज हम उसी को सोल्व करेंगे। हमने अभी तक के जो सारे चैप्टर है क्लास 10th से रिलेटेड न्यू एनसीईआरटी के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखने हैं, कोई सी एक्सरसाइज समझ नहीं हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सब चैप्टर की प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। ठीक है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 14.1 शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, हम उनको पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है हमें। ठीक है, उनको फिल करना है। पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था, आप इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करी है, अगर आप वो देख के आते हो तो ये सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है, देखो, किसी भी प्रोबेबिलिटी का हमेशा सम टोटल कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 से कभी ज़्यादा नहीं होता। तो इवेंट के होने की प्लस इवेंट के उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1 होती है। ठीक है, हमेशा 1 होती है। ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला भी नोट करवा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम ऐसे शो करते हैं, पी से प्रोबेबिलिटी, ई से इवेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ये किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, अब इस नॉट ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। नॉट ई को हम ई बार से भी लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू में किसका होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये जो फॉर्मूला है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था आपको। ठीक है, अब हमारा अगला पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट कैन नॉट हैपन इज। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका होना जो हो नहीं सकता। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला एक डाइस उछाला, अब मैंने बोला कि डाइस उछालने पे 8 नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आप बोलोगे सर डाइस उछालने पे तो 8 नंबर आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि डाइस उछालने पे तो हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 यही नंबर आ सकते हैं, 8 तो होता ही नहीं है, इसकी तो पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर पॉसिबिलिटी 0 होती है तो हमारा प्रोबेबिलिटी भी हमेशा 0 ही रहेगा उसका। ठीक है, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसे इवेंट हमारे पॉसिबल ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका होना निश्चित है, सर्टेन है। जैसे कि यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने डाइस को छाला और मैंने बोला कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, 7 से कम आने के नंबर जितने भी उनकी सारी की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे नंबर के आने की पॉसिबिलिटी, यहाँ तो 100% पॉसिबिलिटी आ रही हमारी। तो प्रोबेबिलिटी के केस में अगर 100% पॉसिबिलिटी आती है तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ऐसे इवेंट का, जिस इवेंट का होना निश्चित है, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, पक्का होगा वो इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट भी कहते हैं और सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको तीनों समझाया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, हम श्योर इवेंट भी कह सकते हैं या सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं ऐसे इवेंट को जिसका प्रोबेबिलिटी 1 आए, मतलब उसका होना निश्चित हो, सर्टेन हो। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के सारे एलिमेंट्री इवेंट के जो सम होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी हर एक इवेंट के सम की कितनी होगी। मैंने क्या कहा था, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कितने भी इवेंट हो उन सभी का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जैसे कि एक डाइस उछाला और मैं उसमें 1 के आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्लस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे 3 की 4 की आने की प्रोबेबिलिटी, 4 5 एंड 6 के आने की सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे आप तो 1 ही आएगा उसमें।
मतलब एलिमेंट्री इवेंट मतलब सभी नंबरों का प्रोबेबिलिटी निकालो और उनका सम करो, हमेशा 1 आएगा। किसी भी केस में देख लो, चाहे कॉइन को उछालो, ठीक है। हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर हो या इक्वल हो, ऐसा कौन सा नंबर इसके इक्वल हो या ग्रेटर हो सकती है। देखो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं पहले लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको बताने में आसानी हो। हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी इवेंट का, वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है ना, और 1 के इक्वल हो सकता है श्योर इवेंट के केस में, है ना। और किससे बड़ा रहेगा हमेशा, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, और इम्पॉसिबल इवेंट के केस में 0 के इक्वल भी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला केस हमेशा आपको नोट करके याद करके रखना है, ठीक है। अब बताओ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी और इक्वल हो सकती है, 0 से, है ना, और किससे छोटी होगी हमेशा और इक्वल होगी, 1 से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हम अपने अगले पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। हमारे पास सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं, उन सभी में बताना हमें कौन सा हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन सा नहीं है, ठीक है। और जोन सा नहीं है उसे हमें एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या होता है, जिसके आने के जो चांस हो 50-50% हो, मतलब इक्वल चांस हो दोनों के, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, वो कार को चालू करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। जो कार है स्टार्ट होगा या नहीं होगा, अब बताओ ये जो कार स्टार्ट होने की और ना होने की जो चांस है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है। अब देखो आप जैसे कि भी कोई व्हीकल हो गया आपके घर में, या देखी होगी आपने बस या कोई भी चीज़, वो ज़्यादातर केस में क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है ना। ये तो नहीं कि कभी स्टार्ट होती है कभी स्टार्ट नहीं होती है ना, ऐसा तो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी जो कोई भी व्हीकल हो स्टार्ट हो ही जाती है ना। तो ये हमारा केस क्या होगा, और जो स्टार्ट नहीं हो वो कौन सी कंडीशन होती है हमारी, कभी जब हमारा कार का या कंडीशन ख़राब हो या उसकी सर्विस नहीं हो रही हो, वो भी कभी कभी बाई चांस पॉसिबल है कि कार स्टार्ट ना हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी जो कार होती है वो स्टार्ट हो ही जाती है ना, व्हीकल हमारे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है ये हमारा, है ना। रीजन में हम क्या डालेंगे, एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in most of the cases the car starts, ठीक है, कार स्टार्ट हो जाती है। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल का प्लेयर होगा, वो क्या कर रहा है, निशाना लगा रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक है, बास्केटबॉल को डालने के लिए। सी या ही वह शूट कर पाता है या मिस कर जाता है शॉट को, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा वो तो ज़्यादातर क्या करेगा, अपना निशाना ठीक से लगा लेगा। लेकिन कोई कच्चा खिलाड़ी होगा, वो नहीं खेल पाता वो अच्छे से, वो उसकी प्रैक्टिस कम होगी, एक्सपीरियंस कम होगा, तो उसका जो निशाना है चूक सकता है ज़्यादा बार। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि कन्फर्म नहीं है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम हो गई। यहाँ पे अभी हमारा जो आउटकम्स है इक्वली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी पे डिपेंड है, किसकी, जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी उसके जो शॉट है मिस कम होंगे, और जिसकी एबिलिटी कम होती है उसके शॉट मिस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, एज, क्योंकि ये क्या किस पे डिपेंड है, प्लेयर की एबिलिटी पे, एज इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ प्लेयर, है ना, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट क्या हमारा, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल को बनाया गया कि जिसमें हमारा ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, उसका आंसर सही होगा या गलत होगा। अब बताओ ट्रू फॉल्स का कोई भी क्वेश्चन हो
उसमें जो आने की प्रोबेबिलिटी है ट्रू और फॉल्स की क्या होगी, इक्वली होगी ना। उस स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उस स्टेटमेंट के पास, है ना। ट्रू और फॉल्स होने की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो एक केस होगा क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स का होगा। इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है। हमारा जो फोर्थ पार्ट है क्या है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। अब बताओ कोई बेबी बोर्न होगा तो वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, इसके भी चांस हमारे क्या होंगे, इक्वली होंगे। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे कि बॉय हमेशा होगा, है ना। दोनों के चांस हमेशा इक्वल रहते हैं कि हमें अनप्रेडिक्टेबल है, हम कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे बॉय होगा कि गर्ल होगा, दोनों के जो चांस है इक्वल हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा केस हुआ, इक्वली लाइकली आउटकम का। इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई इज टॉसिंग अ कोइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। क्या कह रहा है, क्यों ऐसा माना जाता है कि कोइन को छालना, जो फुटबॉल गेम होता है उसके शुरुआत में कोइन को छालना क्यों एक अच्छा तरीका माना जाता है कि ये डिसाइड करे कि कौन सी टीम के पास बॉल रहेगी फुटबॉल गेम के स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो जब भी हम कॉइन उछालते हैं तो क्या हेड और टेल के आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। वहाँ पे हमारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी इक्वल होगी ना। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो दोनों की जो पॉसिबिलिटी है इक्वल है, मतलब दोनों के चांस के हमारे इक्वल ही है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हेड और टेल हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो एक तो ये अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों टीमों को इक्वल चांस मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, when we toss a coin there is कितने पॉसिबल आउटकम हमारे, दो, देर इज अ टू पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से, एक तो हेड और एक टेल। ठीक है, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा जो कि हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है, विच इज इक्वली, या आर लिखा यहाँ, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो बोथ द टीम हैव an equal chance to get the ball at the beginning of football game। ठीक है, लाइन समझ में आई आपको। जब हम कोई कॉइन को टॉस करेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे, हेड आने की या टेल आने की, जो कि हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना। 50-50% चांस आने के, है ना, वही होता है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दोनों टीमों के पास इक्वल चांस है बॉल को रखने के लिए शुरू के, जब हमारा जो फुटबॉल गेम है बिगिनिंग होगा मतलब स्टार्ट होगा, तो उन दोनों के पास इक्वल चांस है बॉल को अपने पास रखने की। ठीक है, तो ये एक फेयर वे है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट होता है उसका यहाँ पे हमने आंसर दे दिया। अब बढ़ते हम अपने अगले फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना कि इन चारों में से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कौन सा नहीं हो सकता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करते टाइम एक फॉर्मूला देखा था ना, क्या एक कंडीशन आई थी ना हमारे पास, अगर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 से तो छोटी रहती है और इक्वल रहती है, और 0 से बड़ी या 0 के इक्वल रहती है ना। 0 से कभी भी छोटी नहीं रह सकती। अब बताओ, जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है ना। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वैल्यू की जो नेगेटिव वैल्यू आ जाए
तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो 0 से छोटी है और 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है वो किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता और हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम पेपर में दे रखा होगा, कोई सी भी माइनस वैल्यू आ जाए और पूछे आपको इनमें से कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता, तो आपको नेगेटिव वैल्यू देखते ही टिक कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का एक फॉर्मूला था ना हमारे पास, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। यहाँ पे नॉट ई जो प्रोबेबिलिटी है किसके इक्वल होती है, हमारा 1 के इक्वल होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल है, हमारा 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल है, हमारा 1 के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को तो इधर ही रहने दो, ठीक है, 1 इधर ही रहने दो, जो हमारा 0.05 है उसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0.95 आएगा। ठीक है, और यही हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू कितनी है, 0.95। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज रखी है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना, हमारा इसी पॉइंट पे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मालिनी जो है उसने क्या किया, टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में बिना देखे, जिसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज रखी हैं, उस बैग में बिना देखे एक कैंडी को निकाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी उसने जो निकाला है उसकी। अगर उसने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और दूसरे पार्ट में अगर उसने लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो बैग में क्या रखा है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज रखी है, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड उसमें से निकल तो सकता ही नहीं है, मतलब ऑरेंज फ्लेवर्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, ये कौन सा केस हो जाएगा हमारा, जो हमने अभी समझा था इम्पॉसिबल इवेंट का केस, वही केस है ये। ठीक है, बैग में सारे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और पूछ रहे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसमें से कितने निकलेंगे। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं तो निकलेंगे कहाँ से, निकलेंगे नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बस ऑरेंज कैंडी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे आप लिख भी देना, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, आप देखो ये वाला लेमन फ्लेवर्ड कैंडी उसमें से कितने निकाली है ना, 1 निकाली है, मतलब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, है ना, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है निकालने की वो श्योर है, कंफर्म है, तो वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये हमारा श्योर इवेंट का केस हो जाता है। ठीक है ना, तो लेमन कैंडी के मैं जैसे बोल रहा हूँ बैग में से उसने लेमन फ्लेवर्ड कैंडी भरी पड़ी है, उसमें से एक लेमन कैंडी निकाली, उसके आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप कहोगे सर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी 100% है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा कौन सा केस है, देखो परसेंटेज केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है ना, वही प्रोबेबिलिटी के केस में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, अब आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 6th क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है। बढ़ते हम अपने 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन क्या है, इट इज़ गिवन दैट, हमें गिवन दे रखा है एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट है। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट के जो बर्थडे है सेम दिन ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.992। ठीक है, अब पूछ रहा है
बताओ प्रोबेबिलिटी उन किसी दो स्टूडेंट की जिनका जो प्रोबेबिलिटी और सेम बर्थडे की कितनी होगी। ठीक है, ये हम यहाँ पे हमारा केस इवेंट होने की और नॉट इवेंट उस इवेंट के ना होने की का जो फॉर्मूला है हमारा वो यूज़ होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। तो मैं पहले तो लेट कर लेता हूँ ताकि हमें लिखने में दिक्कत नहीं हो। जो हमारा प्रोबेबिलिटी है किसका, हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे ऑफ टू स्टूडेंट्स को मैं क्या मान लेता हूँ, पी ई। ठीक है, ऐसी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, नॉट हैविंग। ठीक है, इसमें सेम, नॉट हैविंग द ये सेम बर्थडे ऑफ टू स्टूडेंट, सेम लाइन लिखनी है। ठीक है, जो ऊपर लिखी है इसको मैं पी नॉट ई लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी के ऊपर ई बार। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, और लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है। तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉट हैविंग। तो नॉट हैविंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना है, 0.992 है ना, नॉट हैविंग का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे का निकालना हमें, प्लस ये कितना है 0.992 इक्वल टू में 1। दिस इम्प्लाइज जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इधर ही रहेगा, इक्वल टू में जो 1 के साथ ये जो 0.992 है माइनस में आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.008। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे एज कितनी है, प्रोबेबिलिटी 0.008। ठीक है, ये हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम अपने 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा बैग में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को निकाला गया बैग में से रैंडमली, बिना देखे कोई सी भी निकाला गया फ्रॉम द बैग। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ जो बॉल निकली है वो रेड है पहले केस में। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, रेड बॉल के होने की, कि हमारा जो बॉल निकला वो रेड बॉल होगा। तो कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 3 है, 3 ऊपर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है हमारे पास, 8 नीचे आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा जो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 अपॉन में 8। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो क्या है, नॉट रेड की। तो प्रोबेबिलिटी बतानी किसमें, इसमें नॉट रेड बॉल की, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होना चाहिए। तो मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल में से नंबर ऑफ रेड बॉल माइनस कर दूंगा, तो नॉट रेड बॉल क्या आ जाएगी ना प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल। नीचे क्या आता है, हमेशा टोटल नंबर आता है, ऊपर जो प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की पूछ रहे हैं उसकी कितने आउटकम्स हो सकते हैं वो आता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास, 8, माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हमारे पास, 3। ठीक है, यहाँ लिखा है ना 3 रेड बॉल्स है टोटल, और टोटल बॉल ये हमारा 8 है, तो नीचे 8 आ जाएगा। 8 में से 3 गया 5 अपॉन में 8, और ये हमारे नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितना, 5 अपॉन में 8। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर 5 अपॉन में 8 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हम अपने 9th क्वेश्चन पर।
9th क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडम तरीके से एक मार्बल को बॉक्स में से निकाला गया। ठीक है, जिसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, उसमें से एक मार्बल को निकाला गया रैंडमली बॉक्स में से। ठीक है, अब पूछ रहे प्रोबेबिलिटी बताओ जो वो मार्बल निकाला है उस बॉक्स में से, उसकी जो निकला है वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मार्बल के निकलने की, रेड मार्बल के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहले तो रेड मार्बल की बताओ। तो पहले मैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 + 8 + 4 कितना हो जाएगा टोटल? 17। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। किसका बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हमारे पास? 5। ऊपर आ जाएगा टोटल नंबर कितने होंगे हमारे पास? 17। और ये हमारे क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है? वाइट मार्बल के लिए। तो सेम वही फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वाइट मार्बल, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। वाइट मार्बल कितने हमारे पास? 8 है। टोटल कितने हैं? 17। और ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट ग्रीन की। तो नोट के लिए हम कैसे निकालते हैं? टोटल में से पहले नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल माइनस करेंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स माइनस नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स और डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हमारे पास? 17 है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हमारे पास? देखो 4 है ना, तो 4 हम माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? टोटल नंबर आ जाएगा 17। 17 में से 4 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 13। नीचे डिवाइड में 17। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल का। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पर। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है? अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 100 हैं। ठीक है, 1 रुपये के कॉइन कितने हमारे पास? 50 हैं। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हमारे पास? 20 हैं। एंड 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हमारे पास कितने? 10 हैं एक पिगी बैंक में। ठीक है, इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली, मतलब जो सबके आने के जो चांस है इक्वल हैं, तब बताओ कि वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। मतलब जो पिगी बैंक था वो हमारा, जब वो उल्टा हुआ तो उसमें से एक सिक्का नीचे गिर गया, और वो जो नीचे गिर गया उसकी में से प्रोबेबिलिटी बताओ। जो कॉइन है जो नीचे गिरा वो 50 पैसे का कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम कैसे निकालते हैं? पहले तो हम लिखते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? 100 + 50 + 20 + 10 कितना आ जाएगा? 100 + 50 150, 170 + 10 180 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारा पहला पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? 50 पैसे कॉइन की। ठीक है, ये पी से मतलब पैसा।
तो ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे का जो कॉइन है कितना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, वही फॉर्मूला। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है हमारे पास, 100 है, अपॉन में टोटल कितने हमारे पास 180 है, जीरो से जीरो कट गया। ठीक, कितना आ गया 10 अपॉन में 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, कितना आ गया 5 अपॉन में 9। ठीक है, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, मतलब नोट ₹5 कॉइन। तो ये कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, 5 रुपये का जो सिक्का है वो नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ ना होने की 5 रुपये की। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन में से मैं 5 रुपये के कॉइन जितने उसमें माइनस कर दूंगा, तो नंबर ऑफ मतलब ना होने के 5 रुपये कितने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना, जैसे हम नोट ए का केस करते आए ना वैसा ही केस है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स माइनस में नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। ठीक है, नीचे क्या जाएगा फिर टोटल नंबर। हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 में से क्या माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन को। ठीक है, ये हमारा किसके बोलता है, नोट 5 रुपीज़ कॉइन के। ये हमारा पता किससे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होने की, वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है ना। तो ना होने की चाहिए हमें, तो 1 में से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की माइनस कर दूंगा तो ना होने की आ जाएगी ना, बस वहीं से एक फॉर्मूला भी आया है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो मैं इससे निकाल के दिखा रहा हूँ, आप इससे निकाल के ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे 180 माइनस नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं हमारे पास 10 है, 10 माइनस कर दिया, टोटल कितना नीचे 180। 180 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 170 डिवाइड बाई 180, जीरो से जीरो कैंसिल हो, कितना आ गया 17 अपॉन में 18। ठीक है, और ये हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। ठीक है, हमारा 10th क्वेश्चन खत्म होता है। अब बढ़ते हम अपने 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन क्या है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप। गोपी जो है फिश खरीदती है किसी एक शॉप से, किसके लिए, एक्वेरियम में डालने के लिए। एक्वेरियम क्या होता है, एक छोटी सी जगह जिसमें हम मछलियों को घर में पालते हैं। ठीक है, कांच सा बना होता है ना, आपने देखा भी होगा कई जगह। ठीक है, द शॉपकीपर जो दुकानदार है उसने क्या किया, टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। क्या कह रहा है, जो दुकानदार है गोपी को जो एक फिश चाहिए थी, उसके उस फिश के लिए दुकानदार ने क्या किया, एक टैंक में रखे हुए 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश रखे हैं, जिसमें उसमें से एक रैंडम फिश को उठाया। ठीक है, गोपी के लिए। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये है दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। जो उसने फिश निकाला वो मेल फिश है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं हम, पहले तो हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक। ओके, कितनी है हमारे पास 5 तो मेल है और 8 फीमेल है, टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाएंगी 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश की। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल फिश ऊपर आ जाएगा, मेल फिश अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश। तो नंबर ऑफ मेल फिश कितने हमारे पास 5। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हमारे पास 13। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 5 अपॉन में 30। ठीक है, हमारे यहाँ पे 11th क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हम अपने 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन क्या है, अ गेम ऑफ चांस, एक गेम है चांस वाले का। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8।
सी इन द फिगर एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या कह रहा है, एक मतलब एक स्पिनर है, उसमें एक एरो पॉइंट कर रहा है सभी नंबरों के ऊपर, ठीक है। उस एरो को हम घुमाते हैं तो वो जो एरो है किस किस पे पॉइंट करेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, ठीक है। उसको घुमाने पे जो एरो है सभी नंबरों पे पॉइंट करेगा, और जो सभी नंबरों के ऊपर पॉइंट होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे लिखा भी है इक्वली लाइकली है, मतलब सभी नंबरों के आने के चांस कितने हैं, इक्वल है, 50-50% है, सभी के बराबर आने के चांस हैं, ठीक है ना। तो पहले कह दिया, तो हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी डैट इट विल पॉइंट एट 8। अगर इसको हम घुमाएंगे तो 8 पे आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी आएगा, पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो पॉइंट करे जो एरो वो 8 पे करे, ठीक है। तो 8 पे आने की जो एरो की जो पॉसिबिलिटी है कितनी है, एक ही टाइम है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पे पॉइंट करने की क्या होगी, तो नंबर ऑफ टाइम्स 8.8 कितना करेगा, अगर एक बार राउंड मारेगा तो एक ही बार पॉइंट करेगा, क्योंकि इक्वल चांसेस हैं। तो कितने नंबर है, मतलब 8 नंबर कितना है पहले ये देख लो, एक है ना, एक लिख लो। अपोन में कितने लिखना है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हमारे पास 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ 8, मतलब कितने 8 है इस टोटल नंबर में, कितना है 1 है, एक ही 8 है ना, तो वो ऊपर लिख दिया। टोटल नंबर कितने हैं 8 है, तो वो नीचे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, ओड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर कैसे निकालेंगे हम, ऊपर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर, टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर, ठीक है। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो ओड नंबर हमारे हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। 8 के बाद तो नंबर ही नहीं है ना, तो 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ ओड नंबर है, 4 है, ठीक है। टोटल नंबर कितने 8 हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 1/2, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2। कोई नंबर है जो कि किससे बड़ा है, 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 से बड़े होने के नंबर के कितने नंबर ऐसे 2 से जो कि बड़े हो, एक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे क्या है 2 से बड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने नंबर हो गए ऊपर, 6, और टोटल नंबर कितने हैं वो नीचे लिखना है, ठीक है। अब इनको कट कर लो, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, अ नंबर लेस देन 9। प्रोबेबिलिटी बताओ जो कि 9 से लेस हो नंबर, 9 से सारे नंबर लेस है ना, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 9 से कम, 8 हो जाएंगे। और नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर कितने हैं स्पिनर में, कितने 8 हैं, तो 8 लिख दो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना आ गया 1 आ गया। और ये हमारा कौन सा केस हो जाता है, हमारा श्योर इवेंट का, सर्टेन इवेंट का, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे जो 12th के जो चारों पार्ट हमने कर लिए, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस। जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, वो एक डाई है, उसको हमने उछाला एक बार। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाई को उछालने पे उसमें कितनी प्राइम नंबर आएगा उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। दूसरा पार्ट क्या है, अ नंबर, ये नंबर है, ठीक है। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एन ओड नंबर, जो हम प्रोबेबिलिटी बताओ ओड नंबर के आने की, ठीक है। तो हम एक डाई को छालते हैं, तो डाई को छालने पे कौन कौन से नंबर आता है हमारा, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, ये 6 नंबर आते हैं। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक डाई को छालने पे कितना है, 6 नंबर आ सकते हैं एक डाई को छालने पे, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट क्या है, प्राइम नंबर के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर बता देते हैं हम। ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ क्या है, प्राइम नंबर के आने की।
तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। तो कितने नंबर हो गए हमारे प्राइम नंबर के आने की, 3 होगी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6 है। अब इनको डिवाइड कर लो, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक नंबर है जो 2 और 6 के बीच में है, 2 और 6 के बीच में है नंबर। ठीक है, एन मतलब कोई नंबर। तो देखो 2 ये रहा, 6 ये रहा, इसके बीच में कितने नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, तो वो ऊपर लिखो, और टोटल कितने आउटकम्स है वो नीचे लिखो। इसको डिवाइड करो, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया, 1/2। तीसरा पार्ट क्या हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर की। अब देखो इसमें ओड नंबर कौन कौन से हैं, एक 1 है। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है। कितने नंबर है टोटल, 3 नंबर है। वो हमें ऊपर लिखना है कितने नंबर ऑफ ओड नंबर है, नीचे क्या लिखना है, टोटल कितने नंबर है, 6 है। तो 3 1 3, 3 2 6, ये भी कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 1/2। तीनों में अलग अलग कंडीशन से पूछा है, अलग अलग की प्रोबेबिलिटी पूछी है, और आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है ना। अब जो हमारा 13th क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक वेल सफल्ड जो हमारा 52 कार्ड्स का है, उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। ठीक है, वो जो कार्ड निकला है, अब उसी में से प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। वो जो कार्ड निकला वो किंग है रेड कलर का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दूसरा, वो जो हमने कार्ड निकाला वो फेस कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। वो जो कार्ड हमने निकाला वो रेड फेस कार्ड है। ऐसे द जैक ऑफ हर्ट्स है, स्पेड है, ऐसे हमारे 6 पार्ट हैं। तो इनको हम चलिए सोल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट कैसे सोल्व होगा वो सोल्व करते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कलर किंग की, रेड किंग की। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स लिख लेना, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कार्ड्स। ठीक है, और नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं हमारे पास, देखो 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। तो हार्ट में एक किंग होगा और एक डायमंड में एक किंग होगा, तो टोटल 2 किंग होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रेड कलर के कितने किंग हो गए, 2। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे हमारे पास, 52। इसको कट करोगे, 2 1 2, 2 26 जा कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1/26। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, कितना, 1/26। ओके, हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, फेस कार्ड की। फेस कार्ड क्या होते हैं, जिस कार्ड पे हमारे फेस बने हो। ठीक है, जैसे किंग, क्वीन एंड जैक, वो तीनों के हमारे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर के कितने होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं, और ब्लैक कलर के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, ऊपर लिखना है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं। ठीक है, हार्ट में 3, डायमंड में 3, स्पेड में 3 और क्लब में 3। ठीक है, टोटल हो गए 12। और नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने, 52। अब इसको कट करोगे तो 4 3 12 और 4 13 52, तो कितना आ जाएगा, 3/13। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, कितना, 3/13। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड फेस कार्ड की। जो फेस कार्ड हो वो हमारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो एक हार्ट में 3 होंगे, जो फेस कार्ड वो रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, एक हार्ट होते हैं और एक डायमंड होते हैं। हार्ट में 3 और
डायमंड में 3, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ लिखना है नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6 हो गए, और टोटल कितने हमारे पास? 52। तो इसको भी कट कर लेते, 2 3 या 6, 2 26 या 52, कितना आ गया? 3 अपॉन में 26। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर? 3 अपॉन में 26। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जैक होना चाहिए हर्ट का, जैक ऑफ हर्ट्स में। अभी मैंने बताया हर्ट्स में, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में टोटल हर चारों में 3 फेस कार्ड होते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। तो हर्ट्स में कितने जैक होंगे? ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स। अगर आपको डेक ऑफ कार्ड्स की कंपोजिशन समझनी है तो मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, नीचे के लिखना है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो जैक ऑफ हर्ट्स कितने हमारे पास? 1, टोटल कितने हमारे पास? 52 कार्ड्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में 52। ओके, यहाँ पे हम आंसर भी लिख देते हैं 1 अपॉन में 52। ओके, हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी बतानी है स्पेड होने की। वो कार्ड क्या होनी चाहिए? स्पेड। तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होंगे हमारे पास? 13 होते हैं ना। नंबर ऑफ स्पेड कार्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो स्पेड कार्ड्स हमारे पास 13 होते हैं टोटल। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हमारे पास? 52। अब इसको कट करोगे तो 13 1 13, 13 4 से 52, तो 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिक्स्थ पार्ट में क्या निकालना है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट में? क्वीन होनी चाहिए किसकी? डायमंड की। तो डायमंड में हमारे कितने क्वीन होंगे? ओनली 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो कितने क्वीन होते डायमंड के? 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हमारे पास? 52। तो ये हमारी सिक्स्थ पार्ट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 14th के 6 पार्ट हमने सोल्व कर लिया। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर, 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन क्या है? 5 कार्ड्स हैं हमारे पास, एक 10 नंबर का है कार्ड्स है जिस पे 10 नंबर लिखा होता है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। किसके? डायमंड्स के। ठीक है, उन पांचों को सफल किया गया विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। उनके जो जिस तरफ हमारे फेस दिखते हैं कार्ड पे उसको नीचे की ओर करते हुए, मतलब उल्टा करके कार्ड को, उसको सफल किया गया। फिर उसमें से एक कार्ड को निकाला गया, रैंडमली पिक किया गया। तो पूछ रहा है पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी बताओ जो कार्ड निकला है वो क्यों इन होना चाहिए। तो निकालते हैं। पहले तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे पास? 5। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? क्वीन की। तो नंबर ऑफ क्वीन कितने हमारे पास? पांचों में से नंबर ऑफ क्वीन कार्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो नंबर ऑफ क्वीन के कितने कार्ड हैं? 5 कार्ड में से एक ही है ना, तो 1 ऊपर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने? 5। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन को उसमें से निकाला और उसको साइड में रख दिया। ठीक है, मतलब 5 कार्ड में से क्वीन को निकाला और उसको साइड में रख दिया। तब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द सेकंड कार्ड। जब हम दूसरा कार्ड निकालेंगे क्वीन को निकालने के हटाने के बाद, तो जो कार्ड हमने निकाला है उसमें भी एक पार्ट आ जाएगा, उसका
एस होना चाहिए, जो दूसरा कार्ड निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और जो सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं वो क्यू एन होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो निकालते हैं, हमारे पास रिमेनिंग कार्ड कितने रहेंगे क्यू एन को हटाने के बाद। टोटल 5 कार्ड हैं, उसमें से क्यू एन को हटा दिया, तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास हैं 4। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ एस की, एन एस की। तो नंबर ऑफ एस के कितने कार्ड हमारे पास, क्यू एन को छोड़ दो, तब 1 2 3 4, 4 में से एस कितने हैं, एक ही है ना, तो 1 ऊपर लिखो, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे हो 4, तो ये आ जाएगा नीचे 4। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जो ए पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा बी पार्ट है उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसकी चाहिए हमें, क्यू इन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने क्यू इन तो निकाल दिया है, क्यू इन तो है ही नहीं हमारे पास, तो नंबर ऑफ क्यू इन के कार्ड कितने हैं, 0 हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ क्यू इन के कितने कार्ड बचे अब, 0 हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे अपन नीचे 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे करो, डायरेक्ट 0 लिखो या 0.4 करके 0 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 जो क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, 16th क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स, मतलब 12 खराब पेन है, आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 130 गुड वंस। क्या कह रहा है, 12 जो खराब पेन थे उसको भूल चूक में 132 जो अच्छे पेन थे उसके साथ मिला दिया भूल चूक में। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। ये कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उस जो बंडल पड़े हैं, जो पेन के जो ढेर लगे हैं, उसमें हम देख के बता दें कि वो जो पेन है डिफेक्टिव है या नहीं है, ओनली देख के। ठीक है, तो कह रहा है 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। उन ढेर में से, उन बहुत सारे पेनों में से एक पेन को रैंडमली उठाया गया। तब पूछ रहे डिटरमाइन, पता लगाओ कि जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस पेन की, अगर वो गुड वन, मतलब वो एक अच्छा पेन हुआ, डिफेक्टिव पेन ना होने की या गुड वन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उस पेन की। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन क्या हमारे पास, पहले तो टोटल नंबर निकालते हैं हम। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हमारे पास, 12 तो डिफेक्टिव है, प्लस 132 गुड वन है, तो इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 पेन्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, गुड वन की। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ गुड वन पेन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन। तो जो पेन है वो अच्छा हो, उसकी नंबर कितने संख्या है, 132 है ना, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर कितने हमारे पास 144 हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये आगे फर्दर कट हो जाएगा, इसको हम कट कर लेते हैं। 12 के टेबल में ये 12 टाइम आता है, और 12 के टेबल में ये 11 टाइम में आता है, तो क्या आ जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी, 11 अपॉन में 12 किसका, अगर वो पेन गुड वन हुआ, वो जो हमने पेन निकाला है उसके गुड वन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 11 अपॉन में 12। ठीक है, यहाँ पे हमारा 16th क्वेश्चन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17th में हमारे 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स में कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल कितने बल्ब्स हमारे पास, 20, उसमें से जो 20 बल्ब में से 4 हमारे बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है। ठीक है, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बल्ब को रैंडमली उठाया गया फ्रॉम दिस से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी बताओ जो बल्ब निकला है वो डिफेक्टिव है, मतलब खराब बल्ब। ठीक है, तो निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हमारे पास, 20 है। ठीक है, और इसमें से डिफेक्टिव कितने हमारे पास, डिफेक्टिव बल्ब कितने हमारे पास, सॉरी, बल्ब कितने हमारे पास, 4 लिखा है ना, 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो बल्ब निकल रहा है, जो हमने उठाया है वो डिफेक्टिव, उसके डिफेक्टिव होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव बल्ब, सॉरी एल आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब
कितने हमारे पास 4। नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब, कितने हमारे पास 20। इसको कट कर लो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आएगा 1/5। तो उस बल्ब जो हमने निकाला है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सपोज करो जो हमने बल्ब निकाला है, ड्रॉन किया है फर्स्ट पार्ट में, इस फर्स्ट पार्ट में हमने डिफेक्टिव बल्ब निकाला था ना, उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना। तो हमें क्या कह रहे हैं, सपोज करो जो हमने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है, जो हमने बल्ब उठाया वो डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है, ठीक था वो बल्ब, और उसको हमने क्या किया, एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको वापस नहीं रखा। ठीक है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक यही कह रहा है, हमने एक बल्ब निकाला। ठीक है, सपोज कर लो जो हमने पहले वाले में से जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो उसमें से हमने एक बल्ब निकाल लिया, तो टोटल बल्ब कितने बचेंगे हम 19। क्यों 19 बचेंगे, क्योंकि इसने आगे एक लाइन भी कहा है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस नहीं रखा गया। जो हमने एक बल्ब निकाला है, ठीक है, उसको वापस नहीं रखा गया, और जो बल्ब निकला है वो कौन सा बल्ब है, डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बल्ब्स कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग बल्ब्स 19 हो जाएंगे, क्योंकि एक बल्ब तो हमने वापस रखा ही नहीं। ठीक है, और हमने कौन सा बल्ब निकाला था, नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब अभी भी 4 होंगे। तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं हमारे पास अभी भी, ये बार बार बल्ब्स कितने हमारे पास 4। ठीक है, डिफेक्टिव 4 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे हमारे पास। मैं यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे बोला गया है व्हाट इज द, जो कह रहे नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो बच गए बल्ब 19, उसमें से हमने एक बल्ब को फिर से उठाया। ठीक है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बल्ब हमने निकाला है उसके नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ख़राब नहीं हो। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव इसलिए निकाल रहे हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचेंगे, टोटल में से डिफेक्टिव माइनस कर दो, कितना आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हमारे पास 15, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो रिमेनिंग बच के हमारे पास 19, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो हमने वो बल्ब निकाला है उसके वो नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन पर। ठीक है, 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 90 डिस्क रखी हैं जिनके ऊपर नंबर किया गया है 1 से लेकर 90 तक। ठीक है, इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से एक डिस्क को रैंडमली उठाया गया, तब बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड थर्ड पार्ट में अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ उस डिस्क की जिसपे 2 डिजिट नंबर, उस पर 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उस डिस्क पे। पहले पार्ट में तो ये पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, उस डिस्क पे जो हमने निकाला है उस पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, जो नंबर आया हो उस डिस्क पे वो 5 से डिविजिबल हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हमारे पास 90 है, ये याद रखना। तो हम पहला पार्ट सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उस डिस्क पे, है ना। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास। ठीक है, अपॉन में टोटल डिस्क या टोटल नंबर ऑफ डिस्क, कुछ भी लिख लो। ठीक है, देखो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है ना, 10 से हमारा 2 डिजिट स्टार्ट होता है, 10 से लेके 90 तक हमारे 2 डिजिट होंगे। तो सिंगल डिजिट कितने हो जाएंगे, जो 1 डिजिट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 से लेके 9 तक हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 9, है ना। और तो 2 डिजिट कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर 2 डिजिट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने 90, 90 में से 9 डिजिट हमारे क्या है 1 डिजिट के हैं, तो उसको माइनस कर दो, कितने आ गया 81 आ गया। तो 81 क्या हो जाएगा हमारा
टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना हो गया हमारे पास 81, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है हमारे पास 90। इसको कट कर लो, 9 9 जे 81, 9 10 जे 90, कितना आ गया प्रोबेबिलिटी 9 अपॉन में 10, ठीक है। तो जो हमने डिस्क निकाला है उस पर 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 9 अपॉन में 10। अब सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऐसे कितने नंबर है जिनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर उस डिस्क पे हो सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का करोगे कितना आएगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 9 का स्क्वायर करोगे 81, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 100। ये तो हमारा है ही नहीं डिस्क पे नंबर, 81 तक है बस, 81 से 81 है, 90 से कम कम है, तो 81 तो आ रहा है ना, तो 10 वाला केस नहीं होगा। तो टोटल कितने नंबर है हमारे पास जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है डिस्क पे, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो कितने आ जाएंगे टोटल नंबर जिन पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो 9, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं 90। इसको कट करो कितना आएगा 1 अपॉन में 10। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपना थर्ड पार्ट निकालते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ जो डिस्क पे नंबर आए वो 5 से डिविजिबल वाला नंबर आए, नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो टोटल नंबर कितने हैं 90, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि 90 में टोटल कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो, तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, जिससे जिस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है उसको कितने नंबर पाएंगे उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। हमें 5 का डिविजल पता लगाना है कि ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली, तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा कितना आएगा 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, 18 नंबर है ऐसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 कितने हमारे पास 18, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हमारे पास 90। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, कितना आ गया प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब बढ़ते हम अपने 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन बिलो। क्या कह रहा है, एक बच्चे के पास डाई है, डाई मतलब डाइस होता है ना लूडो खेलने वाली गोटी, जिसमें हमारे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, वही बच्चे के पास डाइज है, उस पर 6 फेस हैं, ठीक है। सब जानते हैं 6 फेस होता है किसी भी क्यूब पे, है ना। तो वो क्या कर रहा है, उस पर नंबर के ना होने की वजह लेटर्स लिखे हैं। तो लेटर्स कैसे हैं ABCDE एंड A, ये 6 लेटर है 6 फेसिस पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द डाई थ्रोन वंस, उस डाई को एक बार उछाला गया, तो एक बार उछालने में क्या आएगा, तो एक बार ये आ सकता है, एक बार ये आ सकता है, एक बार ये आ सकता है, एक बार ऐसे सबके आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे आउटकम्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर डाइस को एक बार उछाला गया है तो 6 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6 हमारे फेस ही हैं, तो उतने ही आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो कह रहा है जो डाई उछाला गया उस पर जो फेस दिखे हमें उस पर ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले पार्ट में, तो निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के आने की कितनी है, तो नंबर ऑफ लिखेंगे एज का फेस, ए के कितने फेस हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ए के कितने फेस हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 हैं फेस, 2 अपॉन में टोटल कितने आउटकम्स है 6, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डी फेस के, तो क्या लिखेंगे हम नंबर ऑफ डीज फेस, डी के कितने फेस हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेस या आउटकम्स,
ठीक है। डी के कितने फेस है? ओनली 1, और टोटल कितने हैं? 6। तो ये हमारा डी के आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 19th क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, 20th क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। वट ठीक है, क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर रीजन है, हमें गिवन फिगर दे रखा है एनसीईआरटी में। उसमें कह रहा है हमने एक डाई को ड्रॉप किया उस रेक्टेंगुलर रीजन पे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सा थोड़ा पार्ट सा है एरिया, उस पर हमने क्या किया? डाई को फेंका। ठीक है, तब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1 मीटर। जो ये सर्कल है बीच में छोटा सा, जो हमने डाई फेंका, उस डाई के सर्कल में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जो हमने डाइस फेंका ना, तो उस डाइस को सर्कल में आने की, जो सर्कल में लैंड हो, सर्कल में गिरे, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका डायमीटर कितना है सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर। तो इधर से हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर हो जाएगा ना। ठीक है, ये याद रखो। देखो अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला। तो लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी होगी? 2 मीटर, तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, जिसमें हमारा डाई को लैंड करवाना है। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो हाफ पुट कर दो, हाफ का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? पाई अपॉन में 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमने डाई फेंका है उसको सर्कल में लैंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? क्या? डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल। कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर लिखेंगे, कितने क्षेत्र में या कितने एरिया में उसको लैंड करना है। ठीक है, अपॉन में टोटल एरिया कितना है जिसमें हम डाई को फेंक रहे हैं, वो कितना है? रेक्टेंगल का एरिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास? पाई अपॉन में 4 मीटर। ठीक है, और नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास? 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 के साथ, तो टोटल कितना आ जाएगा? पाई अपॉन में 24। ये हमारी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कि जो डाई लैंड हो वो सर्कल के अंदर हो। तो हमारा जो 20th क्वेश्चन होता है उसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। क्या कह रहा है? एक जगह 144 बॉल पेन्स रखे हैं जिसमें से 20 पेन्स क्या हमारे डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हमारे पास? 144। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हमारे पास? 20। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल में से डिफेक्टिव माइनस कर दो तो नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा। कितना आ गया? 124। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एंड द अदर्स आर गुड। ठीक है, 20 तो डिफेक्टिव है और जो बच गए वो क्या है? हमारे गुड है। नूरी विल बाय अ पेन। जो नूरी है वो बाय अ पेन करेगी इफ़ इट इज़ गुड, जब ठीक होगा, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। देखो, नूरी एक जो लड़की है वो पेन को तभी बाय करेगी जब वो गुड हो, अच्छा हो, ठीक हो। ठीक है, और बाय नहीं करेगी अगर वो डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, तो शॉपकीपर ने क्या किया? एक पेन को उठाया रैंडमली और उसको दे दिया। तब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ जो उसने पेन बाय कर लिया और दूसरे में पेन उसने बाय नहीं किया। ठीक है, ये दो केस की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? शी विल बाय। बाय कब करेगी वो? जब वो पेन गुड रहेगा। तो ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गुड पेन्स या नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास? 124। और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पेन 144। ठीक है, इसको हम 4 से कट कर लेते हैं। 4 3 या 12, 4 1 जा 4, 4 3 या 12, 4 6 जा 24। कितना आ जाएगा हमारे पास? 31 अपॉन में 36। तो ये हमारे पहले वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली।
ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या हमारे पास कि वो पेन बाय नहीं करेगी, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे हम, शी विल नॉट बाय। वो बाय कब नहीं करेगी, जब हमारा पेन डिफेक्टिव हो। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास 20 है, और नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हमारे पास 144। इसको भी 4 से कट कर लेते हैं, 4 5 या 20, 4 3 या 12, 4 6 या 24, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन में 36। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई अगर वो पेन नहीं खरीदेगी उसकी भी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 21 क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 में हमारे 2 पार्ट हैं, हम पहले पहला पार्ट करेंगे, इसके बाद हम अपना इसका अगला पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में पहले क्या कह रहे हैं, रेफर टू एग्जाम्पल 13 जो एग्जाम्पल हमारा उसको रेफर करके कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है उसको कंप्लीट करो। इवेंट हमारा क्या है, जो सम हो 2 डाइस को उछालने पे आए, 2 3 4 5 6। जैसे कि मैंने एक डाइस को उछाला 1 आया, फिर दूसरी डाइस को उछाला 4 आया, तो पहली बार क्या है 1, दूसरी बार क्या है 4, तो सम क्या हो गया हमारा 1 + 4 5। तो यही कह रहा है सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस को उछालने पे जो सम आएगा वो ये हो सकते हैं, 2 से लेके 12 तक हो सकते हैं। और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें 2 की दे रखी है, 8 वाली की दे रखी है और 12 वाली की दे रखी है। हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वो आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं जब हम दो डाइस को उछालेंगे। देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो पहले तो वो लिखो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जब हम एक डाइस को उछालेंगे, कितना होता है 6, और कितनी बार उछाल रहे हैं वो पावर में लिख दो। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारा क्या है टोटल आउटकम्स, जिसको हम नीचे डिवाइड में लिखते हैं ना। अब देखो अगर सम 2 हुआ तो वो कब कब पॉसिबल है, जब हम पहली बार उछालेंगे डाइस को तो 1 आए, दूसरी बार उछालेंगे फिर 1 आ जाए, तो तभी पॉसिबल है। और कोई केस में हमारा 2 नहीं आएगा। सम 3 कब कब पॉसिबल है, जब हम पहली बार उछाले 1 आए और दूसरी बार उछालें 2 आए, या पहली बार उछालें 2 आए, दूसरी बार उछालें तो 1 आए। तो हमारे पास कितने केस पॉसिबल हैं, 2 ही केस पॉसिबल हैं। 4 के लिए क्या होगा, पहली बार में 1 आए 3 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, ठीक है, 3 1 आ जाए। ठीक है, 3 केस पॉसिबल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 4, 2 3, 3 2 एंड 4 1। ठीक है, 6 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 5, ठीक है, 2 4, पहले 1 के लिए देखो, फिर 2 पे, फिर 3 पे देखो 3 3, ठीक है, फिर 4 पे देखो, 4 के साथ 2 लिख देंगे। ठीक है, ये जो नंबर होनी चाहिए 6 से बड़े हो नहीं सकते, क्योंकि एक डाइस पे 6 ही नंबर मैक्सिमम होता है ना, तो इसलिए 6 से बड़े नहीं हो सकते। 4 2 हो जाएगा, फिर 5 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 के लिए क्या हो जाएगा 1 6, दूसरा 2 5, 3 4, 4 3 और 5 2 और 6 1, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब सम 8 हुआ तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला हमारे पास 1 आए तो 1 के साथ क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, 7 तो आ नहीं सकता, तो हम 2 से शुरू करेंगे, 2 6 आ जाए, है ना, 3 5 आ जाए, ठीक है, और 4 4 आ जाए, ठीक है, या 5 3 आ जाए, या 6 2 आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर 9 हुआ तो क्या हो सकते हैं हमारे पास, पहली बार हमने उछाला तो 1 आएगा तो 8 आना चाहिए, 8 आ नहीं सकता, 2 के साथ क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, वो 7 भी नहीं आ सकता, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 6, ठीक है, 4 5, ऐसी 5 4, और चौथा क्या हो जाएगा 6 3। ठीक है, 10 के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ, जैसे कि 10 के लिए क्या कह सकते हैं हमारे पास 4 6, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है 5 5, और तीसरा क्या हो सकता है 6 4। ठीक है, 11 के लिए क्या हो सकता है हमारे पास 5 6 या 6 5, और 12 दोनों बार हमारा 6 आना चाहिए, तभी हो सकता है। ठीक है, तो
प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, अगर सम हमारा 3 है तो कैसे निकालेंगे, ये सारे हमारे क्या है पॉसिबल आउटकम्स। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अगर सम 3 हुआ तो कितने हैं, 2 है, तो 2 ऊपर लिखो, नीचे टोटल आउटकम कितने हमारे पास 36। ठीक है, ऐसे ही 4 के लिए कितने हैं 1 2 3 पॉसिबल आउटकम है और टोटल नंबर कितने हैं 36। 5 के लिए कितना है 1 2 3 4 है, 4 अपॉन में 36। सम अगर 6 हुआ तो 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबल आउटकम है अपॉन में 36। 6 और 7 के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36। ठीक है, अब 9 के लिए चेक करो 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम और टोटल कितने हैं 36। 10 के लिए कितने हैं 3 पॉसिबल आउटकम है और टोटल नीचे डिवाइड में लिख दो 36। 11 के लिए 2 हैं और नीचे टोटल लिख दो 36। ठीक है, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हम अपने अगले पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक स्टूडेंट बहस कर रहा है कि यहाँ पे टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, कौन कौन से 2 के 3 के 4 के 5 के एंड सोन 12 तक। वे हमने देखे ना, इवेंट हमारा कौन सा था, सम ऑन 2 डाइस। अगर 2 डाइस पे इतने सम आ रहे हैं कितने 2 3 4 एंड सोन 12 तक, तो ये हमारे कितने टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 11। तो वही कह रहा है देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। वो जो बच्चा बहस करते हुए कह रहा है यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो उन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। क्या आप एग्री करते हैं इस आर्गूमेंट से, अगर हाँ तो जस्टिफाई करें या ना तो जस्टिफाई करें। ठीक है, हम पहली बात इस आर्गूमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। क्यों, देखो अभी हमने ऊपर क्या निकाला, ये प्रोबेबिलिटी निकाली 1/11 आ रही है सभी की, नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे तो पहला तो हमने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, उसके लिए तो मैं आंसर लिखूंगा नो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है कोई भी 1/11 नहीं है। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये लिखेंगे जस्टिफाई में हम, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम आर नॉट इक्वली लाइकली। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जो भी हमारा हमने इवेंट यहाँ पे अभी परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, उसमें जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। जब हम 2 डाइस को उछालेंगे यहाँ पे हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी केस के कारण ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी है 1/11 सभी का नहीं हो सकता। ठीक है, ये केस कब होता है, जब हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, तभी सबकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बराबर होती है, मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब 50-50% होने के चांस होते हैं। ठीक है ना, और इक्वली लाइकली को मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 क्वेश्चन के कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। क्या कह रहा है, एक गेम है जिसमें क्या कर रहे हैं, एक 1 रुपी कॉइन को उछाल रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, और हर बार उसके जो आउटकम्स हैं उसको नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने पहली बार सिक्का उछाला तो है, देखो टोटल पहली बात तो ये देख लो, एक सिक्के को उछालने पे कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 ही हो सकते हैं ना, एक बार हेड आने की या टेल आने के आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर एक बार, यहाँ पे क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है और तीनों बार क्या आउटकम्स आ रहे हैं उसको नोट कर रहे हैं बार बार। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, हम अगर एक ही सिक्के को 3 बार उछालेंगे और तीनों को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि मैंने पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आया, तीसरी बार उछाला तो हेड आया, तो हेड टेल हेड आया ना। ऐसे हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो वो निकाल लो, जब हम एक सिक्के को उछालें तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो एक सिक्के को उछालने पे कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे पास, 2, हेड और टेल। ठीक है, और कितनी बार कितने टाइम्स हमने उछाला है उसको हम पावर में लिखते हैं, कितनी बार उछाला हमने 3 बार, 3 को पावर में लिखो उसकी। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल आउटकम्स 8 हो जाएंगे। कौन कौन से, वो मैं भी लिख देता हूँ। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले एच को 4 बार लिखो, लिख दिया। फिर टेल मतलब टी, ठीक है, यहाँ पे टी को 4 बार लिखो, ठीक है। 4 बार, अब 4 बार लिखा था ना, अब 2 बार एच लिखो, 2 बार एच 2 बार टी, ठीक है, 2 बार एच 2 बार टी। अब 2 बार लिख लिया, अब 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, एच टी, एच टी। एच मतलब हेड और टी मतलब टेल, ठीक है। ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या कह रहा है, हनीफ विंस इफ ऑल द टोस्टेस गिव द सेम रिजल्ट। क्या कह रहा है, जो हनीफ जो बच्चा है वो जब भी जीतेगा जब टॉस करने पे जो रिजल्ट आए वो तीनों कॉइन पे सेम रिजल्ट आए, जैसे कि 3 हेड आए या 3 टेल आए, वरना एंड अदरवाइज ये लूज हो जाएगा, मतलब हार जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हमें क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी लूज द गेम की, ठीक है। यहाँ पे लिख देना हनीफ लूज गेम की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें हनीफ जो है उसको वो नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब हनीफ कब हारेगा, जब 3 हेड और 3 टेल नहीं आए, ठीक है। 3 हेड और 3 टेल आने पे तो वो जीत जाएगा, और 3 हेड और 3 टेल ये दो आउटकम्स नहीं आएंगे तब वो हारेगा। तो ऐसे कितने आउटकम्स है 3 हेड और 3 टेल आने की, एक ये रहा और एक ये रहा, और कोई ऐसा आउटकम्स नहीं है जो तीनों सेम रिजल्ट दे रहे हो। तो इन दोनों को टोटल में से माइनस कर दो, तो टोटल कितना 8 है। 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जब सेम रिजल्ट नहीं आए, ठीक है ना। तो ऊपर आपको लिखना है नंबर ऑफ नॉट कमिंग द सेम रिजल्ट ऑन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे पास, नीचे लिखेंगे 8, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, कितना आ गया 3/4, ठीक है। ये हमारा 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, किसी डाइस को 2 बार उछाला गया, तब पूछ रहा प्रोबेबिलिटी बताओ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आए, दोनों बार जब हम उछाले डाइस तो 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरे में क्या पूछ रहा है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए दोनों बार उछालने पे, 2 बार भी आ सकता है लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं, 2 डाइस को उछालने पे कितना आता है। मैंने क्या कहा था, एक डाइस को उछालने पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, पहले वो लिखो। तो एक डाइस को उछालने पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और कितनी बार उछाला उसको पावर में लिखो, ट्वाइस मतलब 2 बार, 2 बार उछाला ना उसको पावर में लिख दो, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल आउटकम्स 36। अब देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले पार्ट में 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 5 कम से कम एक बार भी आना, एक बार तो आना ही चाहिए। तो मैं वो सारे नंबर लिख लेता हूँ जब हम 2 डाइस को छानने पे 5 आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वो सारे प्रोबेबिलिटी या पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूँ, ठीक है, जिनको छानने पे कम से कम एक बार 5 आए, ठीक है। वो क्या क्या हो सकते हैं, 1,5, 2,5, 3,5, 4, 5, ठीक है, 5 5 और 6 5, ठीक है। अब ये वाली लाइन लिखो, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 तो हमने लिख लिया ना, यहाँ पे 5 6 लिखो बस। तो ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे टोटल 11 आउटकम्स हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा मैंने ये क्यों लिखा। पहली बार में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है,
5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी में 5 आ रहे हैं और किसी में तो 5 आएगा नहीं, है ना। और कोई नंबर ऐसे नहीं है जो हमारा 5 आ सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये जो 5 आने की जो 5 वाले नंबर्स हैं उसको माइनस कर देंगे, तो 5 ना आने के नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल में से 5 विल कम अप आइदर टाइम, किसी एक बार भी आ जाए उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे निकल जाएगा। टोटल कितना है 36, 36 में से 11 माइनस कर दो, अपॉन में 36, 36 में से 11 जाएगा कितना आएगा 25, अपॉन में कितना है 36, ठीक है। ये हमारा पहले पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकल गया, ठीक है। अब सेकेंड वाले पार्ट का हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम्स, ठीक है। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब 5 एक बार कम से कम आना ही चाहिए। तो ऐसे कितने हैं 11 आउटकम्स है ना, जिनमें एक बार तो 5 है ही, कहीं 2 बार भी है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हो जाएंगे जब हमारा ये प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे नंबर कितने हमारे पास 11 है ना, 11 ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, 25th क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमारे पास 2 पार्ट है इसमें, हमें कह रहा है जो दोनों आर्गुमेंट्स हैं इसमें वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उनको जस्टिफाई करो अपने आंसर के साथ, रीजन दो मतलब, ठीक है। देखो पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ 2 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, दो कॉइन है हमारे पास, दोनों कॉइन को हम एक साथ उछालेंगे या टॉस करेंगे, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। वो कौन कौन से होंगे, 2 हेड के, 2 टेल्स के और एक 1 ऑफ ईच, मतलब एक हेड और एक टेल के, ये 3 आउटकम्स होंगे। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तब कह रहा है इन सभी आउटकम्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 होगी। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। और वो क्यों होगी वो मैं आपको अगली लाइन में बताता हूँ। देखो जब हम 2 कॉइन को उछालते हैं, ऐसे लिखो, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स then the possible outcomes are, then the possible outcomes, यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली भी लिख लेना, ठीक है ना। पॉसिबल आउटकम्स आर, कौन कौन से होते हैं, देखो हेड का होगा, मतलब दोनों बार हेड हो, ठीक है, इसने भी लिखा है। दोनों बार टेल हो, इसने भी लिखा है। एक बार हेड हो एक बार टेल हो, 1 ऑफ ईच, ठीक है। लेकिन इसने ये वाला नहीं लिखा कि एक बार टेल और हेड, टोटल 4 होंगे, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या लिखा, ओनली 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 4 है। ये वाला जो केस इसने लिखा है 1 ऑफ ईच, वो 2 केस होंगे, पहले हेड हो बाद में टेल आए, या पहले टेल आए बाद में हेड आए। तो ऐसे हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। तो देन द पॉसिबल आउटकम्स आर इतने। तो हमारा इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन दो कॉइन को उछालने पे, टॉस करने पे 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ अ डाई इज थ्रोन, अगर किसी एक डाइस को हम उछालेंगे, फेंकेंगे, तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, कौन कौन से, एक ओड नंबर के आने की और एक इवन नंबर के आने की, ठीक है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। क्या कह रहा है, किसी डाइस को हम उछालेंगे एक बार, तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एक तो ओड नंबर के आने की और दूसरा इवन नंबर के आने की, ठीक है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ओड नंबर के आने की, जब हम एक डाइस को उछालेंगे तो 1/2 होती है। देखो ये स्टेटमेंट तो वैसे हमारा करेक्ट है, और क्यों है उसका हम रीज़न भी दे देते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे
1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है, दे आर 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ किस किस के, ओड नंबर के और एक इवन नंबर के। देखो ये क्या हमारा ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है और ये भी हमारा ओड नंबर है, सॉरी ये नहीं है, ये है, ठीक है। 1, 3 एंड 5 ये 3 हमारे क्या है, ओड नंबर है, मतलब ओड नंबर आ रहे हैं या इवन नंबर आ रहे हैं, ये 2 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं। हम किसी डाइस को छाल रहे हैं, तो यहाँ तक तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब आगे क्या बोल रहा है, जो इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है ओड नंबर की 1/2 हो जाती है, ये भी चेक करते हैं हम, ये भी हमारा करेक्ट ही होगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर के आने की क्या होगी, ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ओड नंबर। नंबर ऑफ ओड नंबर कितने, 1, 2, 3, 3 है। टोटल नंबर कितने हैं, 6। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, कितना आया, 1/2। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे इस चैप्टर के। अगर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है आपको तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आज हमारी जो क्लास 10th है वो पूरी, जो क्लास 10th की बुक है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको कोई और चैप्टर देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।